नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग शो में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे आई हिस्टोरी, हम पढ़ रहे थे विश्व की कहानी और विश्व की कहानियों में एक नई विचारधारा जो पूरे विश्व में आई उस विचारधारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। समाजवाद क्या होता है, किस प्रकार से यूरोप में समाजवाद आता है, ये बात हम लोग देख चुके थे। अब इस भाग का, इस अध्याय का हम दूसरा भाग देख रहे थे। दूसरा भाग ये था रूसी क्रांति वाला, और रूसी क्रांति में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फरवरी के बाद। कौन से फरवरी के बाद? ठीक है, तो फरवरी 1917 के बाद क्या हुआ, क्योंकि फरवरी 1917 में वहां से राजतंत्र हट चुका है। कहां से हट चुका है? रूसी साम्राज्य से राजतंत्र हट चुका है। राजतंत्र पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, मतलब एक तरीके से क्रांति पूरी हो गई है। पर अब यहां पर एक बिल्कुल सलमान खान की तरह एक इंसान एंट्री करेगा, और जब वो एंट्री करेगा तो वो कहेगा नहीं नहीं, अभी तो क्रांति पूरी नहीं हुई है, अभी तो एक और क्रांति की जरूरत है, अभी सही मायनों में समाजवाद की स्थापना नहीं है। वो इंसान कहता है, वो इंसान कौन है उसकी चर्चा करेंगे। और फिर वही इंसान अक्टूबर की 1917 की क्रांति कराएगा, और अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद पूर्ण रूप से समाजवाद रशिया में स्थापित हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। फरवरी के बाद देखिए, अभी तक की जो हमारी कहानी चलती आई, हमने देखा कि किस प्रकार से फरवरी में आते आते 1917 के आके राजतंत्र को हटा दिया जाता है, वहां से राजा को हटा दिया जाता है। 2 मार्च 1917 को जो निकोलस सेकंड होते हैं अपनी राजगद्दी छोड़ देते हैं, अपना इस्तीफा दे देते हैं, और इस्तीफा देने के बाद ही उनका क्या है, वहां से राजतंत्र खत्म हो जाता है। और फिर वहां पर एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, इंटरिम सरकार बनाई जाएगी, और वो सरकार क्या करती है वो देखते हैं। तो आइए फरवरी के बाद की घटना। देखिए, अब जब क्या होता है किसी भी देश में, जब तक कोई एक शासन चल रहा होता है ना, तब तक तो वो चला रहे हैं। जैसे कि मैं अगर हमारे भारत की बात करूं, भारत को 15 अगस्त 1947 तक कौन चला रहा है? अंग्रेज चला रहे हैं, ब्रिटिशर्स चला रहे हैं। इसके बाद देश को कौन चलाएगा? तो देश को चलाने के लिए क्या करा गया कि एक अंतरिम सरकार बनाएगी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है एक तरीके से टेम्परेरी गवर्नमेंट। टेम्परेरी गवर्नमेंट कह सकते हैं कि फिर जैसे ही समय के साथ हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाएगा, और संविधान में जो भी प्रावधान चुनावों के करे जाएंगे कि भाई चुनाव कैसे होंगे, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन कौन वोट दे सकता है, जो भी प्रावधान, जो भी प्रोविजन हमारे संविधान में हो जाएंगे, उसके बाद इलेक्शंस करवा करके हमने एक नई सरकार बना देंगे। तो अब हमारा संविधान बनकर के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, और देश में पहले जो लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं वो अक्टूबर 1951 से लेकर करके फरवरी 1952 तक कराए जाते हैं। तब तक हमारे देश में एक अंतरिम सरकार, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट काम कर रही है कि देश को जब तक संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता, एक देश को पहली निर्वाचित सरकार नहीं मिल जाती, जब तक क्या है ये अंतरिम सरकार देश के लिए कानून बनाएगी, ये देश को चलाएगी। उसी प्रकार से जैसे ही जब निकोलस सेकंड जी को राजगद्दी से उठा करके फेंक दिया गया कि चलिए निकोलस जी अब आप भाग जाइए यहां से, तो अब इस देश को संभालेगा कौन? अब रूसी साम्राज्य को संभालेगा कौन? तो अब रूसी साम्राज्य को संभालने के लिए क्या करा गया है, एक अंतरिम सरकार बनाई गई है। इंग्लिश में इसे इंटरिम गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और जब मैं आम भाषा में समझाता हूं तो मैं उसे टेम्परेरी गवर्नमेंट भी कहता हूं। ठीक है, जितने आप लोगों की बुद्धि है, जितना आपकी बुद्धि में जा सकता है, उसी भाषा में मैं आप लोगों को समझा देता हूं। तो अभी अंतरिम सरकार बनाई गई। इस अंतरिम सरकार में कौन कौन होता है, उस इंटरिम गवर्नमेंट में कौन कौन होता है? जैसे कि हमारे देश में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, ये जो सरकार बनी हमारे देश में, तो उसमें कौन कौन था? उसमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक कांग्रेस पार्टी नहीं थी, उसमें देश के उस समय जो सबसे काबिल लोग थे ना, उन लोगों को क्या करा गया, मंत्री बनाया गया। अब चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा के पक्ष में हो या चाहे विपक्ष में हो, पर उनको उसके वहां पे मंत्री बनाया गया। तो यहां पर अंतरिम सरकार में कौन कौन आया वो देखते हैं। देखिए, यहां पर सैनिक अधिकारी ये भी थे, भूस्वामी मतलब जो भू मतलब जमीन है, और स्वामी उनके मालिक है, जो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक है वो, और उद्योगपति। तो देखो, सैनिक के अधिकारी भी हैं, भूस्वामी भी हैं, और उद्योगपति भी हैं। ये तीनों के तीनों क्या थे, इस अंतरिम सरकार में थे। इस अंतरिम सरकार में ये प्रभावशाली है, मतलब ज्यादा ये लोग हैं। कौन कौन है? सैनिक अधिकारी है, भूस्वामी है, उद्योगपति है। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हो कि अभी भी जो उच्च तबका है, समाज का जो उच्च तबका है, वही क्या है, सत्ता पे है।
ना तो किसानों को यहाँ पे भूस्वामी की बात करी गई है, जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक है उनकी बात करी गई है, किसानों की तो बात ही नहीं करी गई है ना, किसानों की तो बात ही नहीं करी गई। ना तो अभी भी भूस्वामी, उद्योगपति की बात करी है। उद्योगपतियों की बात करने का मतलब है कार्ल मार्क्स जिनका विरोध कर रहे थे, जिस समाजवाद की शुरुआत हम इस चैप्टर से कर रहे हैं, जहां पे कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि उद्योगपति क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा जानते हैं और हजारों हजारों मजदूरों का शोषण करते हैं। तो उन मजदूरों को तो जगह मिली नहीं, तो फिर तो ये अंतरिम सरकार मुझे लगता है थोड़ी सी डाउटफुल है, थोड़ा सा शक करने वाला एक ये सरकार है। ये तो प्रभावशाली कौन थे, ये तीनों वर्ग इसमें थे। एक नोट वाली बात देखते हैं, उदारवादी और समाजवादी। देखिए दो तबके हैं, उदारवादी और समाजवादी। उदारवादी कौन लोग थे, जो उदारता चाहते हैं, जो समाज में बहुत जल्दी परिवर्तन चाहते हैं, और समाजवादी तो हम देखते हैं यार जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे चल रहे हैं। ये लोग क्या चाहते हैं, जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते हैं। अभी जो बनाई गई है अंतरिम सरकार, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट, ये टेम्परेरी गवर्नमेंट तो कोई निर्वाचित हो रही है, चुना थोड़ी है लोगों ने, जैसे हमने भारत में काम चुना थोड़ी है। भाई नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया, और उस समय जो बड़े बड़े नेता थे जैसे कि है ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर अंबेडकर, जगजीवन राम, ये जो भी बड़े बड़े लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया गया, मंत्री बना दिया गया। तो यहाँ पर भी कोई चुनाव थोड़ी कराया गया अभी रशिया में, यहाँ पर तो जो भी थे उनको मंत्री पद में या उस सरकार में ले लिया गया। तो अभी उदारवादी और समाजवादी चाहते हैं जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार बने। निर्वाचित सरकार का मतलब क्या है, निर्वाचित जिसको क्या करा गया हो, चुना गया हो, जो चुनकर के जो सरकार बने, मतलब चुनावों से जो सरकार है वो बननी चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका गठन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अंतरिम सरकार में कौन है, सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति, और इनमें से जो उदारवादी और समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। देखिए ये तबके हैं, ये काम करने वाले तबके, काम करना मतलब ये इनका प्रोफेशन है। ठीक है भाई, सैनिक अधिकारी सेना में काम कर रहा, भूस्वामी अपनी जमीनों को संभाल करके बैठा है, उद्योगपति अपने बड़े बड़े उद्योग चला रहा है। ठीक है, पर ये लोग हैं, ये उदारवादी और समाजवादी विचारधारा है। ये जो विचारधारा है इन लोगों में से भी किसी ना किसी में होगी। इनमें भी जो उदारवादी हैं वो भी चाहते होंगे कि जल्दी से जल्दी क्या हो, सरकार का गठन हो, निर्वाचित सरकार क्या हो, जल्दी से जल्दी बने। अप्रैल 1917 की बात करूंगा, व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। तो अब सवाल ये उठता है ये इतने दिन गए कहां थे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जनवरी 1915 में बापू भारत लौटे, तो ये कहां गए थे, ये कहां गए थे। इनकी तो हमने पहले भी बात करी, बोल्शेविक बनाया, कहां बीच में गायब हो गए। तो देखो इनको क्या है, थोड़ा सा बीच में डर लगने लगा डर लगने लगा। क्या होता, जब भी कोई आंदोलन करते और करते तो भाई राजा इनको कभी निष्कासित कर देता था, भाई देशद्रोह के केस में लगा देता। तो डरने वाली भी बात नहीं, पर फिर भी कभी कभार देशद्रोह के केस में लगा दिया तो वो कभी इस देश से उस देश भाग रहे हैं, कभी कहीं छुप रहे हैं, कहीं कहीं छुप रहे हैं। तो ओके, तो अब क्या होता था, जब इनको जब पता चला कि भाई फरवरी 1917 में क्या हो चुकी है, क्रांति हो चुकी है, और इस क्रांति का, फरवरी 1917 की क्रांति का अगर आपसे निष्कर्ष पूछा जाए कि भाई फरवरी 1917 की क्रांति रूस में क्या बदलाव लेकर के आई, तो आप ये बात कह दीजिएगा कि वहां पर राजतंत्र को पूरी तरह धाराशायी कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। जब राजतंत्र खत्म हो गया, जब मोनार्की खत्म हो गई, जब वहां पर राजा की शक्तियां खत्म हो गई, तो मतलब अब लेनिन भैया आजाद है। अब हमारे लेनिन भैया फुल पावर में है कि अब हमें कौन भगाएगा, अब हम पे कौन राजद्रोह का, देशद्रोह का केस लगाएगा, अब हम वापस रूस जाएंगे। तो उसी समय अप्रैल 1917 में लेनिन जी रूस आ जाते हैं और अब अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे। पर समस्या, सोचने वाली बात यहां पर यह है, जब राजा हट गया, सरकार भी बन गई, तो अब लेनिन भैया का क्या रोल है? अब आने का क्या मतलब है भैया? अब भाई जैसे मैं कहूं कि भाई आज भारत आजाद हो गया, तो अब कोई लीडर आने की क्या जरूरत है? पर जरूरत तो है समय के साथ। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे फरवरी 1917 की क्रांति हो चुकी है, राजतंत्र खत्म हो चुका है, परंतु समाजवाद की जो बात हमने शुरुआत करी थी वो तो अभी तक कहीं नजर नहीं आ रही। तो समाजवाद स्थापित करना ही लेनिन जी का काम रहेगा। ओके, बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। कौन से युद्ध का? जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसका। और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक चला। और 1917 में ही क्या कर लिया जाएगा, इस युद्ध को से रशिया हट जाएगा। ओके, बोल्शेविक कौन है? बोल्शेविक भाई जिनकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? लेनिन साहब कर रहे थे। और ये क्या कहते थे कि जो पार्टी है वो अनुशासित होनी चाहिए और उसमें जो सदस्य हैं लोग, उनकी भी क्या है, नियंत्रण होना चाहिए, हर किसी को उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। तो वो बोल्शेविक थे। तो लेनिन जी इधर उधर गायब हो गए होंगे, पर वो बोल्शेविक जो विचारधारा वो तो चलती हुई आ रही थी। तो जो बोल्शेविक विचारधारा के, ठीक है, हमने बोल्शेविक और मेनशेविक पढ़ा था। तो बोल्शेविक थे वो ये 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे कि भाई रशिया को इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है।
सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। अब ये सोवियत कौन है? जैसे हमने देखा पेट्रोग्राद सोवियत, तो सोवियत क्या है, एक अपना ग्रुप बना लिया, ठीक है। जैसे हमने देखा मजदूरों ने, सैनिकों ने मिलकर के पेट्रोग्राद सोवियत, मतलब पेट्रोग्राद जो शहर है वहां पे एक ग्रुप संगठन बना लिया। तो अब जैसे ही क्या हुआ, राजा को हटा दिया गया और सत्ता पे कौन बैठा है? पेट्रोग्राद सोवियत ही बैठे हैं, ठीक है। उन्हीं में से कोई सैनिक अधिकारी, उद्योगपति, वो लोग बैठ गए। अब हुआ क्या कि जिस प्रकार से धीरे धीरे जैसे ही राजा हट गया तो हर जगह पे मजदूर भी अपना संगठन बनाने लगे। तो संगठन, वो ग्रुप बनते ही वो क्या कहला रहा है? सोवियत कहला रहा है। ओके, तो मजदूर भी बनाने लगे। आर्मी में भी क्या है, बहुत से छोटे छोटे ग्रुप बन गए, तो वो भी सोवियत है। ऐसे करते ना करते आप मान करके चलेगा 500 सोवियत उस समय रशिया में बन चुके थे। कितने सोवियत बन चुके? सोवियत का मतलब यही है संगठन, ग्रुप्स बन चुके थे। कितने? 500 ग्रुप्स बन चुके थे। क्योंकि राजा के समय में तो किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रुप बनाना, किसी भी प्रकार की राजा के खिलाफ गतिविधि करना बिल्कुल क्या था? देशद्रोह वाला काम था। तो अब क्या है, अब तो राजा जी हट गए, तो अब उनको पूरी आजादी है। तो अब यहाँ पे लेनिन भैया ये चाहते हैं कि जो सत्ता है ना, वो किसको लेनी चाहिए? सोवियतों को अपने हाथ में लेनी चाहिए। तो ये जो ग्रुप है, संगठन बना रहे हो, संगठन जो सच में है, सत्ता किसके हाथ में आनी चाहिए? मजदूरों के हाथ में जानी, ऐसे लोगों के हाथ में आनी चाहिए, ये अपने हाथों में लेनी चाहिए। लेनिन अप्रैल थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे स्टार बना लीजिए, 2 स्टार कर लीजिए, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। अप्रैल थीसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रैल थीसिस है क्या, किसने दी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अप्रैल थीसिस जो दी है वो लेनिन भैया ने दी है। लेनिन भैया जब अप्रैल रूस लौटे, ठीक है, अप्रैल में आए, तो अप्रैल में आते ही इन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया, ठीक है, प्रवचन दुनिया को दिया, मतलब रशिया के लोगों को दिया। और जो इन्होंने प्रवचन दिया और जो मांग रखी, वो मांगे ही क्या कहलाती है? अप्रैल थीसिस कहलाती है। अब दिमाग में हमारे एक बल्ब जलता है और वो पूछता है कि वो मांग कौन कौन सी थी, वो डिमांड्स कौन कौन सी थी। तो आइए जानते हैं। इनकी सबसे पहले डिमांड थी युद्ध समाप्त किया जाए। ये कह रहे हैं कि रूस को युद्ध से बाहर आ जाए और अपनी तरफ से युद्ध खत्म करे। क्यों खत्म करे? एक तो देखो नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था ये जो रशिया वाला भाग है, रशिया वाले भाग में पहले बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है। तो युद्ध को समाप्त कर दिया जाए, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। तो लेनिन जी पहली ये चीज चाहते हैं कि युद्ध समाप्त किया जाए। सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए। ये सारी जमीन किसानों के हवाले कर देना, ये क्या दर्शाता है? ये कार्ल मार्क्स के विचार दर्शाते हैं, ये समाजवाद की भावना को दर्शाते हैं। और अब ये सारी जमीन किसानों के हवाले कर देना, तो अभी तक की जमीन किसके पास है? अभी तक की जमीन किसके पास है? भूस्वामी के पास, जो जमीनों के मालिक है। और अगर फिर भी आप नहीं समझते हो, जैसे हमारे देश में जमींदार नहीं हुआ करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें उनके अंडर में हुआ करती थी, उनके अधीन हुआ करती थी। और फिर क्या है, वो किसानों को मजदूर के तौर पर रखते थे कि तुम काम करो यहाँ पे, और फिर जो भी प्रॉफिट होता था वो सारा का सारा खुद ले लेते थे। तो यहाँ पे लेनिन भैया ये कह रहे हैं कि जितनी भी जमीन है वो सारी की सारी किसानों में बांट दी जाए, उनके हवाले कर दी जाए। इन भूस्वामियों के पास एक भी जमीन का एक भी इंच टुकड़ा नहीं छूटना चाहिए। ओके, तीसरी डिमांड इनकी है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है? देखिए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो बैंक है ना, वो किसके अंडर में आ जाए? सरकार के अंडर में आ जाए। वो कोई बैंक को प्राइवेट ना चलाए, क्योंकि बार बार में घूम फिर करके यही बात आती है कि अगर प्राइवेट चलाएगा तो प्राइवेट तो सिर्फ और सिर्फ जो बात करता है वो प्रॉफिट की बात करता है। प्राइवेट तो जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की करता है। हमें तो प्रॉफिट वाली बात देखनी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि क्या हो, समाज के सभी तबके बराबर आ जाए। इसलिए क्या करा जाए? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। मतलब जितने भी प्राइवेट बैंक है उन सबको सरकार अपने अंडर में ले ले, वहां पर लोगों को रोजगार सरकार दे, उनको कंट्रोल सरकार करे। ये 3 मांगे किसकी है? लेनिन भैया की है। ये 3 मांगे अप्रैल थीसिस में कही गई है। ओके, ये है लेनिन जी। रेडिकल उद्देश्यों, बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए इस चीज को समझिए। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ये सर ये पॉइंट थोड़ा सा अधूरा सा इसलिए है क्योंकि मैंने पूरा जो डेटा वो नहीं लिखा है। मैं अब आपको वो चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे देखिए रेडिकल उद्देश्यों के बाद आपको एक ऐसा चीज नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इन्होंने है ना ये जो अप्रैल थीसिस दी, ये अप्रैल थीसिस दी। अप्रैल थीसिस क्यों दी है? क्योंकि जो इनके उद्देश्य हैं वो उद्देश्य पूरे होने चाहिए। और उद्देश्य इनके क्या है? उद्देश्य है रेडिकल में परिवर्तनवादी उद्देश्य है, परिवर्तन आना चाहिए। और ये उद्देश्य किसके दर्शाते हैं? कार्ल मार्क्स के उद्देश्य को दर्शाते हैं। ये कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स वाले जो विचार हैं वो पूरे होने चाहिए। और कार्ल मार्क्स वाले जो विचार हैं वो कौन से? समाजवाद के विचार। ओके, वो समाजवाद के विचार। तो रेडिकल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, फिर इससे इस पॉइंट को इससे कनेक्ट करने के लिए लगाया गया। हमने क्या है? बोल्शेविक पार्टी बना रखी है, ठीक है। बोल्शेविक पार्टी तो बनी हुई है, उस बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दो।
उस बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कम्युनिस्ट समाज होना चाहिए जहां पे सबके पास क्या हो, बराबर हो। ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। तो इनके उद्देश्यों को दर्शाने के लिए कि भाई हम कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे चलते हैं, हम कार्ल मार्क्स के समाजवाद पे चलते हैं, इसलिए इस बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल करके क्या कर देना चाहिए? कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। बोल्शेविक पार्टी के लोग हैरान। अब देखिए यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बताता हूं। बोल्शेविक की शुरुआत करने वाला लेनिन ने शुरुआत करी। लेनिन रूस आया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर अब क्या है, देखो इंसान भी, लोग भी है ना, क्रांति करते करते थक जाते हैं। अब लोगों ने ये सोचा यार हमारा मेन मकसद जो था ना वो था राजतंत्र को हटाना, राजा को हटा देना, जार को था उसको हटा देना, ठीक है, राजतंत्र को खत्म कर दे। तो हमने राजतंत्र को तो खत्म कर दिया। इस राजतंत्र को खत्म करने के लिए हमने क्या करी? फरवरी क्रांति करी। हमने क्या करा? फरवरी क्रांति करी। ओके, फरवरी क्रांति करने के बाद राजतंत्र हट गया, निकोलस सेकंड हट गया, और निकोलस सेकंड के बाद अब क्या आ चुकी है? अंतरिम सरकार आ चुकी है। तो यहां पर अभी तक जो लोग हैं वो क्या है? सेटिस्फाइड है। लोग अभी खुश हैं, अंतरिम सरकार से खुश है, प्रोविजनल गवर्नमेंट से, टेम्परेरी गवर्नमेंट से, इंटरिम गवर्नमेंट से लोग खुश है। समस्या है ही नहीं। मुख्य समस्या राजा था, राजा को हमने हटा दिया। पर जब लेनिन भैया आते हैं तो लेनिन भैया कहते हैं ये जो तुम्हारी अंतरिम सरकार है ना, ये भी कोई बढ़िया नहीं है, ये भी बर्बाद करने के लिए ही बनी है तुम्हें, ठीक है, ये भी बर्बाद करने के लिए ही बनी है। पर लोग क्या है, लोग इस बात से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले कैसे, क्यों? ठीक है, अब सुनिएगा। बोल्शेविक पार्टी के लोग हैरान। जो बोल्शेविक पार्टी, जो लेनिन के खुद के सपोर्टर्स होते हैं ना, वो भी इस बात से हैरान हो जाते हैं अप्रैल थीसिस सुन करके। यार अरे यार लेनिन भैया ये क्या क्या बातें रख रहे हो, ये क्या बातें रख रहे हो, समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं है। तो अब यहां पर लेनिन भैया कहते हैं कि समाजवाद के लिए क्रांति करो, समाजवाद लेकर क्या हो, मजदूरों किसानों के हाथ में सत्ता सौंपना चाहिए। पर लोग कहते हैं कि यार अब समाजवादी क्रांति के लिए अभी सही समय नहीं है। अब भी क्या है, अभी देखिए देश मुसीबतों से गुजर रहा है, युद्ध भी चल रहा है, ओके, युद्ध का भी समय रहा है, ठीक है, और इतने समय से हम क्रांति ही करते हुए आ रहे हैं। तो अब समय आ चुका है कि अंतरिम सरकार क्या करे, देश को चलाए। तो अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाए, ये ऐसा लोगों का मानना होता है। और उन्हीं लोगों का जो बोल्शेविक पार्टी में है, जो लेनिन के सपोर्टर्स है, तो वो मानते हैं कि अब भी सही समय क्या है, अंतिम सरकार को सपोर्ट कर देना, सरकार को समर्थन देना ही अभी सही समय। अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। पर लेनिन भैया रुके नहीं, लेनिन भैया कंटिन्यूसली काम करते रहे। और धीरे धीरे ये जो बोल्शेविक पार्टी के लोग क्या सोच रहे थे कि अंतरिम सरकार को ही क्या करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, अंतरिम सरकार सही है, राजा को हटा दिया, अब तो क्रांति की जरूरत क्या है। पर धीरे धीरे समय के साथ अप्रैल, मार्च, फिर धीरे धीरे क्या है, आने वाले जो महीने हैं उनमें क्या है, लोगों की सोच बदल जाती है और लोग लेनिन के साइड में और भी ज्यादा आ जाते हैं। तो लेनिन साहब का जो वर्चस्व है वो और बढ़ जाता है। लोग महसूस करने लग जाते हैं कि हाँ भाई जो लेनिन बात कह रहा था वो सही कह रहा था। मतलब अब ऐसे आने वाले महीनों में से क्या घटनाएं होंगी कि जिससे लोग इस अंतरिम सरकार से, इस टेम्परेरी गवर्नमेंट से भी क्या हो जाएंगे, नाखुश हो जाएंगे, इससे भी दुखी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं वो घटनाएं क्या है। मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना। अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक आप थोड़ा सा कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको क्या कहा कि अब हर जगह सोवियत बनने लगे हैं, ग्रुप्स बनने लगे हैं। पहले देखिए, पहले जो विरोध हो रहा था, पहले विरोध क्या था, लोग जो है, जनता है ना, लोग किसका विरोध कर रहे हैं, राजा का विरोध कर रहे हैं, लोग राजा का विरोध कर रहे हैं। ओके, किसका विरोध कर रहे हैं, राजा का विरोध कर रहे हैं। राजा की जो मानसिकता है वो ये मानसिकता है कि कोई भी मेरे खिलाफ ना बोले, जो मेरे खिलाफ बोले उसको बाहर निकाल दो, जैसे लेनिन जी को निकाल दिया था। तो अभी हुआ क्या, यहाँ पे लोग राजा का विरोध कर रहे थे, राजा की मानसिकता में पता चल गया। अब क्या हो रहा है, अब जैसे ही राजा हटा तो भैया सबको अपनी ये जो यूनियन होती है ना, संगठन बनाने की आजादी मिल गई। तो जहां पर मजदूर काम कर रहे थे ना, वहां पर सब मजदूरों ने, किसी ने ये वाला गुट बना लिया, किसी ने ये वाला, तो बहुत से ग्रुप्स बन गए। और जो ग्रुप्स बन रहे हैं उनको क्या कह रहे हैं, सोवियत कह रहे हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप्स बने ये किसके बने हैं, मजदूरों के बने हैं। अब ये जो मजदूरों के ग्रुप्स बने हैं ना, ये क्या करते हैं, जब भी इनके साथ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत भी गलत हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, उद्योगपतियों का विरोध करते हैं। ये क्या करते हैं, उद्योगपति का विरोध करते हैं, उद्योगपतियों के खिलाफ बोलते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि इस अंतरिम सरकार में कौन बैठा हुआ है, उद्योगपति भी बैठे हुए हैं। तो अब उद्योगपति चाहते नहीं है कि हमारे खिलाफ बोले, उद्योगपति चाहते नहीं है कि हमारे खिलाफ बोले। तो हो क्या रहा है, वही वाला सीन हो रहा है जैसे राजा लोगों को क्या कर रहा था, राजद्रोह के केस में फंसा रहा था, बोले तुम मेरे खिलाफ नहीं बोल सकते हो। यहाँ पर उद्योगपति भी अब अपनी पावर का मिसयूज करते हुए, अपनी सत्ता का मिसयूज करते हुए क्या है, मजदूरों को गिरफ्तार करा रहे हैं, मजदूर नेताओं को गिरफ्तार करा रहे हैं। वो अगर आंदोलन करते हैं तो उन आंदोलनों का दमन कराया जा रहा है, उन पर फायरिंग कराई जा रही है, उनको मारा और पीटा जा रहा है।
जुलाई 1917 बोल्शेविकों विशाल प्रदर्शनों दमन, बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। अब देखिए, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे वो इस चीज को महसूस कर चुके थे कि भाई लेनिन जी कह रहे हैं, जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और धीरे धीरे चीज देखने को मिली, भाई मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना, उनको मारना, उनके ऊपर फायरिंग करना, ये सब कुछ था। जुलाई 1917 में आ जाओ, अप्रैल 1917 में लेनिन जी आए। उन्होंने क्या करा, अप्रैल थीसिस दी, विरोध हुआ है, अप्रैल थीसिस का भी विरोध हुआ, ध्यान दीजिएगा, अप्रैल थीसिस का विरोध हुआ है। पर समय के साथ धीरे धीरे जो बोल्शेविक पार्टी के लोग हैं उनको ये बात महसूस हो गई कि लेनिन भैया सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, मजदूरों को गिरफ्तारी हुई, ये बात आपने देखी। अब अप्रैल के बाद हम कहां आ चुके, जुलाई में आ चुके। तो अप्रैल के बाद मई और जून का महीना निकल चुका है। 2-2.5 महीने बाद लोगों को ये बात महसूस हो गई अच्छे से कि हाँ जो लेनिन जी कह रहे हैं सही है। तो जुलाई 1917 में आ जाओ, बोल्शेविकों कौन है जो लेनिन के साथ है, उन्होंने क्या करा है, विशाल प्रदर्शन करे, किसके खिलाफ, अंतरिम सरकार के खिलाफ विशाल प्रदर्शन करे। अब विशाल प्रदर्शन करे, जब सरकार का विरोध करा, सरकार में उद्योगपति जो बैठे हुए हैं उन्होंने क्या कर दिया, इन विशाल प्रदर्शनों का दमन कर दिया। दमन का मतलब दबा दिया उनको, ठीक है, लोगों को मारा, उन पे फायरिंग करी, ठीक है ना। वो जो आंदोलन होते थे उनका दमन कर दिया गया। जैसे हम नहीं कहते भाई जब ब्रिटिशर्स भारत में थे और हमारे गांधी जी और हमारे जो बहुत से क्रांतिकारी नेता है आंदोलन करते थे, उनको दबा दिया जाता था, ठीक है, उनको गिरफ्तार कर लेते थे, फायरिंग कर देते थे। वही बात यहाँ पर हुई। तो अब क्या हुआ, दमन हुआ, काफी लोगों पे फायरिंग हुई, ठीक है, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो काफी बोल्शेविक नेताओं को क्या है, छिपना या भागना पड़ा, ठीक है। कोई कहीं जाकर के छिप गया, कोई कहीं जाकर के भाग गया, वो सरकार से बचने की कोशिश कर रहे थे। बचने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि नहीं भैया हम तो डर गए, डरने वाले, क्योंकि थोड़ा सा गुप्त में रह करके अब ये लोग काम करेंगे। और क्या काम करेंगे वो देखते हैं। गाँव में किसान, देखिए अब ये वाला जो हमने पार्टिसिपेशन देखा है, ये शहरों की बात कर रहे हैं, हम ये शहरों की बात कर रहे हैं। मेन पेट्रोग्राद है, वहां की हम लोग बात कर रहे हैं। वहां पे अंतरिम सरकार का जो रवैया आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल वही रवैया है जो किसका था, राजा का था। पर गांव में एक अलग सीनीरियो चल रहा था, गांव में एक अलग सीन चल रहा था, वो देख लो। गांव में किसान क्या कर रहे हैं, भूमि पूर्ण वितरण की मांग कर रहे हैं। पूर्ण वितरण, देखिए वितरण का मतलब हो जाता है बांट देना, बांटना, और पूर्ण वितरण का मतलब है फिर से बांट देना, ओके, फिर से बांट देना। तो गांव में जो किसान है ना, वो ये मांग कर रहे हैं कि भाई ये जो भूमि है ना, इसको क्या कर दिया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, वापस हम किसानों में बांट दी जाए। इसके लिए भूमि समितियां भी बनाई गई और जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जो जमीन पर है कब्जा कर लिया। मतलब गांव में जो स्थिति है किसानों की वो बेहतरीन है, वो थोड़ी सी अच्छी स्थिति चल रही है। और सितंबर तक आते आते तक क्या है, उन्होंने काफी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। तो अगर आप फरवरी के बाद की कंडीशंस देखेंगे तो फरवरी के बाद एक तो सबसे बड़ी जो घटना हुई है वो हुई है लेनिन साहब की एंट्री। जैसे मैंने कहा ना, सलमान खान की तरह कोई एक एंट्री करेगा, तो वो लेनिन भैया एंट्री कर चुके हैं। आए, उन्होंने अंतरिम सरकार में देखा कौन कौन था, जो अधिकारी थे वो थे, ठीक है, उद्योगपति थे, ये लोग उसमें अंतरिम सरकार में बैठे थे। और अब अंतरिम सरकार के खिलाफ ही वो अप्रैल थीसिस देते हैं। उसमें उन्होंने 3 डिमांड्स रखी है, ठीक है, युद्ध समाप्त किया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और किसानों में जमीन बांट दी जाए। पर उस पर जो बोल्शेविक होते हैं वो भी विश्वास नहीं करते हैं, और बोल्शेविक विश्वास नहीं करते, पर समय के साथ उनको ये चीज महसूस हो जाती है कि लेनिन सही कह रहे हैं। जुलाई 1917 में फिर से आंदोलन होता है, पर उनका दमन कर दिया जाता है, उनको आंदोलनों को दबाने की कोशिश होती है। और गांवों की जो स्थिति है वो थोड़ी सी शहरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि वहां पे जमीन का बंटवारा हो चुका है, काफी जमीन पे किसानों ने कब्जा कर लिया। और यही तो लेनिन भैया चाहते हैं, यही तो समाजवाद की विचारधारा। तो फरवरी 1917 तक का जो, फरवरी के बाद तक का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट। अब हम आते हैं अक्टूबर 1917 की क्रांति, ठीक है, अक्टूबर 1917 की क्रांति। अब अगर ये पूछ लिया जाए अक्टूबर 1917 की क्रांति हुई क्यों है, तो वो आपको भी पढ़ करके आए। अभी जो फरवरी के बाद वाला जो भी टॉपिक है वो अक्टूबर 1917 की क्रांति के लिए ही ग्राउंड बना है, यही आधार बना है। क्यों आधार बना है कि एक तो अंतरिम सरकार ने क्या करा, मजदूरों का इनका शोषण करा, इनके ऊपर अत्याचार करा। एक अप्रैल थीसिस आई, उससे लोगों में जागरूकता आती है, ठीक है, और धीरे धीरे जिस प्रकार से बोल्शेविकों का दमन करती है सरकार, उससे क्या है, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। और वही कारण बनेगा अक्टूबर 1917 की क्रांति का। फरवरी 1917 की क्रांति राजतंत्र को हटाने के लिए हुई है, और अक्टूबर 1917 की जो क्रांति है तो समाजवाद को स्थापित करने के लिए होगी, सही मायनों में समाजवाद को स्थापित करने के। 16 अक्टूबर 1917, ठीक है, 16 अक्टूबर 1917 लेनिन, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लेते हैं। देखिए अब मेरी बात सुनिए, 16 अक्टूबर 1917 की हम लोग बात कर रहे हैं। लेनिन जी ने क्या करा, लेनिन भैया ने ये काम कर लिया, जो पेट्रोग्राद सोवियत है। अभी पेट्रोग्राद सोवियत है क्या, ये अपन लोग लास्ट के लेक्चर्स में जान चुके हैं कि मजदूर सैनिक इन्होंने मिलकर के एक पेट्रोग्राद सोवियत बनाया। मतलब उस सिटी का एक संगठन उन्होंने बना लिया। और ये संगठन बनाया किस लिए गया था, राजा को हटाने के लिए। अब राजा हट गया, राजा हट गया और अंतरिम सरकार जो बनी उसमें पेट्रोग्राद सोवियत के लोग बैठे हुए हैं, पेट्रोग्राद सोवियत के लोग बैठे हुए हैं।
पर अब वापस अक्टूबर क्रांति करने के लिए जो लेनिन जी है उन्होंने क्या करा, पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को एक साथ आंदोलन करने के लिए राजी कर लिया, एक साथ आंदोलन करने के लिए राजी कर लिया। पर अब सवाल यह होगा आपके दिमाग में कि सर ये पेट्रोग्राद सोवियत तो ऑलरेडी सत्ता पर बैठा हुआ है, क्योंकि सरकार तो इन्हीं की है, तो फिर ये क्यों फिर से आंदोलन कर रहे हैं? तो देखिए पेट्रोग्राद सोवियत में भी क्या है, जो ऊंचा तबका है इस पेट्रोग्राद सोवियत में, जो उद्योगपति है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने ही सरकार पर कब्जा कर लिया है। सच में जिन्होंने क्रांति करी वो तो फिर से पीछे हट गए। तो लेनिन यही बात कह रहे हैं, मैं सच में राज तुम लोगों का चाहता हूं, मैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा पे चलना चाहता हूं। तो इसलिए पेट्रोग्राद सोवियत में जो लोग मजदूर थे, जो सच में इन्होंने क्रांति करी, उनको फिर से राजी कर लिया कि बोले फिर से एक क्रांति करी जाए, और इस बार क्रांति समाजवाद को स्थापित करने के लिए। तो पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी तो ऑलरेडी किसकी है, इन्हीं की है ही, लेनिन भी है की। तो इन दोनों ने मिलकर के क्या करा कि सत्ता पर कब्जा करने के लिए इनको राजी कर लिया, दोनों को मिला लिया, बोलो मिलकर के लड़ेंगे और मिलकर के फिर क्या करेंगे, देश पर राज करेंगे। तो यहां राजी करना मतलब उनको मना लिया गया है। सैनिक क्रांतिकारी समिति नेतृत्व लियोन ट्रोट्स्की। देखिए अब बात सुनिए, अब अगर आपको एक सरकार को हटाना है तो एक बहुत बेहतरीन आपको क्या करनी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी, एक आपको बहुत बेहतरीन ही क्या करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब बेहतरीन प्लानिंग के लिए क्या करा गया, सबसे पहले तो पेट्रोग्राद सोवियत, देखिए यहां पर एक बात ही देखिए, जो पेट्रोग्राद सोवियत इतने सालों से चलते हुए राजतंत्र को हटा सकता है, ठीक है, वो अंतरिम सरकार को भी हटा सकता है। तो पेट्रोग्राद सोवियत का तो एक इंपॉर्टेंट रोल है, बोल्शेविक पार्टी काम कर ही रही है। तो ये दोनों मिल गए। अब इन्होंने क्या एक प्लानिंग बनाई, प्लानिंग में क्या करा गया, सैनिक क्रांतिकारी समिति बनाई गई। क्या बनाएगी, सैनिक क्रांतिकारी समिति बनाएगी, मतलब एक ग्रुप बना लिया गया, सैनिकों का एक ग्रुप बनाया गया, क्रांतिकारी ग्रुप बनाया गया। फिर से सवाल ये होगा कि सैनिक तो सर खुद वहां पे बैठे हैं सत्ता में, सैनिक तो खुद सत्ता में बैठे हैं, तो वो कैसे विरोध, देखो फिर वही घूम फिर करके बात आएगी, सारे सैनिक तो बैठे नहीं, कुछ सैनिक तो सच में लेनिन की भी साइड में है ना। तो सैनिक क्रांतिकारी समिति बनाएगी और इसका लीडर, इसका नेतृत्व किसको सौंपा गया, इनको, इसी इंसान को सौंपा गया, लियोन ट्रोट्स्की। इनको बनाया गया इस सैनिक क्रांतिकारी समिति का लीडर, इनका नेतृत्व दिया गया कि भैया आपके ही नेतृत्व में अब क्या है, आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि आप सैनिक क्रांतिकारी समिति के लीडर हैं। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हुआ। देखिए पूरी प्लानिंग जब बना ली गई तो तब तक ये बात आउट नहीं करी गई कि हम किस दिन से विद्रोह शुरू करेंगे, लोगों को इकट्ठा करा गया और करा गया, पूरी प्लानिंग बना ली गई, सैनिक क्रांतिकारी समिति की शुरुआत है। पर फाइनली फिर जब शुरू होता है 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह है वो शुरू होता है। अब इस विद्रोह में क्या क्या होता है वो देख लीजिए। अब इस क्रांतिकारी समिति ने क्या क्या करा, क्या क्या इस क्रांतिकारी समिति ने करा वो देखिए। वैसे तो एक दिन का खेल है, एक दिन में खत्म हो जाएगा, वनडे मैच है। सरकारी कार्यालय पे कब्जा कर लिया। देखो इस क्रांतिकारी समिति ने क्या करा, सबसे पहले जितने भी सरकारी कार्यालय, अब इस सरकारी कार्यालय पे किसका अधिकार था, सरकार का। इन सरकारी कार्यालय पे किसका अधिकार था, सरकार का। तो इन पे किसने कब्जा कर लिया है, क्रांतिकारी समिति ने कब्जा कर लिया है। क्रांतिकारी समिति किसके अनुसार काम कर रही है, लेनिन के अनुसार। तो अब आप बोलोगे सर लियोन ट्रोट्स्की बोला, तो भाई लियोन ट्रोट्स्की तो है ही, लियोन ट्रोट्स्की तो है, वो तो बात नहीं है, और विचारधारा तो लेनिन की चल रही है ना भाई लेनिन ने तो लियोन ट्रोट्स्की को बोला भाई सैनिक क्रांतिकारी समिति का वो तू बन अध्यक्ष, ठीक है। तो ये लेनिन, मतलब मैं ओवरऑल ये बात कह सकता हूं कि जो क्रांतिकारी समिति है ये समाजवाद के समर्थन में काम कर रही है, ठीक है, समाजवाद के समर्थन में काम कर रही है। तो सरकारी कार्यालय पे कब्जा कर लिया गया। दूसरा, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, बल्ले बल्ले अब मजा आ गया, ठीक है। बहुत दिन हो गए तुम लोगों ने मजदूरों को गिरफ्तार करा है, बहुत दिन हो गए तुम लोगों ने बोल्शेविक पार्टी के जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार करा, अब सही समय आया और सही लोगों को, मगरमच्छों को क्या है, जेल में पटक दिया गया। तो जो मंत्री थे, जो अंतिम सरकार में मंत्री थे, उनको क्या कर दिया गया, गिरफ्तार करके पकड़ के ले गए वो लोग। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। युद्धपोत, ठीक है, जो जहाज, युद्ध वाला जो जहाज है उसकी बात करा जा रहा है, उसका एक नाम था, उस एक शिप का नाम था औरोरा, ठीक है। युद्धपोत मतलब जहाज का है, जो पानी का जहाज है जिसे युद्ध। तो उसने क्या करा, ये औरोरा शिप है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं औरोरा, ओके। तो ये जो औरोरा है, ये औरोरा युद्धपोत क्या है, इसने विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी। कहां पे कर दी, विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक नेवा नदी बह रही है, नेवा नदी के इधर वाली साइड पे विंटर पैलेस है, इधर साइड
जो ये कौन सी साइड है, बाई साइड, ओके, बाई साइड और दाई साइड। तो जो बाई साइड वाला है उधर विंटर पैलेस है, उधर ही क्या था, ड्यूमा था। तो उधर वाले जो विंटर पैलेस वाले क्या कर दिया गया, बमबारी कर दी गई, ओके। और भी जो बहुत सी सारी शिप्स जहाज होती है वो भी काफी जगह अपना रंग रूप दिखाती है और गजब के बमबारी चलती रहती है। तो यहाँ पे जो क्रांतिकारी समिति है उनके मुख्यतः 3 काम आपको देखने को मिले। पहला, सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है, मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और औरोरा जो युद्ध पोत है उसने विंटर पैलेस पे डिशुम 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 बम 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 फोड़ दी है, ओके। अब तो भैया अब संकट किस पर है अब संकट है जो अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार के दिमाग में का दही हो गया, बोले यार करना क्या है, क्या करना है। तो अब सबसे ज्यादा चिंता किसको होगी, प्रधानमंत्री को होगी। तो उस अंतरिम सरकार का, उस इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री कौन है, ये भैया है प्रधानमंत्री केरेंस्की। केरेंस्की प्रधानमंत्री बहुत ऐसे जवान से लग रहे हैं, ठीक है, पर इनकी पूरा ही खत्म कर देंगे, ठीक है, ट्रोटेस्की साहब। देखिए, प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे दिमाग में सवाल उठता है कि जब ये सब इतना कर रहे हैं, एक क्रांतिकारी समिति जो बनाई गई जिसके पास ना कोई अधिकार था ना और कुछ था, वो जब इतना कुछ कर सकती है कि विंटर पैलेस पे बमबारी कर दे, तो फिर जो सरकार के पास अभी देश चलाने की पावर है तो उसके पास तो बहुत ज्यादा ताकत है। तो उसने क्या करा, अब उसने क्या करा वो हम लोग देख रहे हैं, ओके। सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। देखिए क्या बोला गया, अब सरकार के वफादार सैनिकों ने, सैनिक भी 2 गुट में बढ़ चुके हैं। एक तो जो है सैनिक क्रांतिकारी समिति में, सैनिक क्रांतिकारी समिति में जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा, सैनिक क्रांतिकारी समिति, समिति में कौन है, समाजवाद वाले, ध्यान रखिए, से समिति से समाजवाद वाले। सैनिक क्रांतिकारी समिति में कौन है, समाजवाद वाले। और उनके अलावा जो सैनिक है वो किसके हैं, वो सरकार के, वो किसके हैं, सरकार के। तो जो सरकार के वफादार है, जो सरकार के वफादार सैनिक है, उन्होंने क्या करा, जो बोल्शेविक 2 अखबार थे ना, बोल्शेविक अखबार जो क्या करते हैं, लेनिन की समाजवाद की विचारधारा की बात करते हैं, उन अखबारों के 2 ऑफिस पे डेरा डाल दिया और उन्हें बंद कर दिया गया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए केरेंस्की ने, जो प्रधानमंत्री, उन्होंने 2-3 काम करे। एक तो क्या काम करा कि जो वफादार, पहले तो सबसे पहले सैनिकों को इकट्ठा करा, फिर क्रांतिकारी समिति से लड़ना है। दूसरा काम क्या करा गया, 2 बोल्शेविक अखबारों को बंद कर दिया गया। उसके साथ टेलीफोन और टेलीग्राफ जितने भी दफ्तर है उन दफ्तरों पर नियंत्रण, कंट्रोल पाने के लिए सेना इकट्ठी करी गई, और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए भी सेना को इकट्ठा करा गया। पर ये सारे के सारे काम बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, केरेंस्की कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और फाइनली जो अक्टूबर 1917 की क्रांति है वो सफल हो जाएगी। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था। तो जैसे जैसे शाम होती है 24 अक्टूबर की, पूरा का पूरा शहर किसके कंट्रोल में आ गया, क्रांतिकारी समिति के कंट्रोल में आ गया। सैनिक क्रांतिकारी समिति ने पूरे शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया। जो सुबह से शुरुआत करी थी, एक दिन में ही अंतरिम सरकार को धाराशायी कर दिया, गिरा दिया, ओके। मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, मंत्रियों ने सरेंडर कर दिया कि भाई हमारा कुछ भी नहीं है, केरेंस्की को जो करना था कर लिया, हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई, आप जैसा राज चाहेंगे हम वैसे ही रहेंगे। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। देखिए अब ये क्या है, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस, अखिल रूसी, अखिल का मतलब क्या होता है, ऑल, अखिल का मतलब क्या होता है, ऑल, रूसी मतलब रशियन, सोवियत मैंने बता ही रखा, और कांग्रेस का मतलब यहाँ पे देखिए, कांग्रेस का मतलब यहाँ पे अपनी इंडिया वाली कांग्रेस नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब जो कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, वो। तो अब क्या बोला गया, ऑल रशियन, अखिल रूसी, तो रूस की जितनी भी सोवियतें थी, क्योंकि पहले तो पेट्रोग्राद सोवियत ही बना, उसका धीरे धीरे और भी सोवियत बने, और कितने बने, 500 सोवियत बने। तो अब इतने जो सोवियत थे, इन सब सोवियतों की बैठक हुई और उसमें यह बात की गई कि भाई जो बोल्शेविकों की जो विचारधारा है, बोल्शेविकों की जो कार्रवाई इन्होंने करी है, उससे हम उनका पूरा पूरा समर्थन करते हैं, हम उनका पूरा पूरा क्या करते हैं, साथ देते हैं। ये किन्होंने, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ने ये बात कह दी। अब सोवियतों में कौन आ गया, सब आ गए, मजदूर, सैनिक, सिपाही, जो भी था सब कुछ वो आ चुके हैं। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से लेनिन भैया की जीत हुई, लेनिन भैया का जो सपना था समाजवाद का वो पूरा हुआ। और ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर रूस में क्रांति खत्म होने की बात होगी तो अक्टूबर 1917 के बाद ही मानी जाएगी। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। देखिए अब क्या हुआ कि पेट्रोग्राद पे तो क्या कर लिया गया, पेट्रोग्राद जो वहां की कैपिटल थी, वहां की जो राजधानी थी, उस पर तो क्या करा गया कि 24 अक्टूबर को ही, 24 अक्टूबर
24 अक्टूबर को ही क्या कर लिया गया, नियंत्रण पा लिया गया। ये अभी हमने पढ़ा। शाम तक इस पर पूरा कंट्रोल कर लिया गया था भाई। वहां पे किसका राज चलने लगा था, जो बोल्शेविक थे उनका राज हो गया था। ठीक है, ये बात। पर जो अन्य इलाके थे ना, वहां पर अभी तक बोल्शेविकों को पूरा बहुमत नहीं मिल पाया। बोल्शेविकों की बात नहीं, तो वहां पर भी गोलीबारी हुई, बमबारी हुई। मॉस्को में, विशेष करके मॉस्को में दिसंबर तक आकर आते आते मॉस्को से लेकर के, अब ये देखिए आपको मैं मानचित्र दिखाता हूं। यहाँ पे मैंने आपको सेंट पीटर्सबर्ग दिखाया था, यहाँ पे मैंने आपको सेंट पीटर्सबर्ग दिखाया था, बिल्कुल पानी के तट पे है। सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर करके आप जो पेट्रोग्राद हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम है वो जर्मन नाम था और उसका विरोध करते हुए नाम बदल दिया गया था। इस सेंट पीटर्सबर्ग से या पेट्रोग्राद से लेकर के ये जो इलाका आपको दिख रहा है, जो मैंने एक लाइन खींची है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉस्को है, यहाँ पे क्या है, मॉस्को है। तो इस वाले पूरे इलाके पे क्या है, दिसंबर तक आते आते किसका राज चल चुका है, बोल्शेविकों का राज चल चुका है। बोल्शेविकों का राज चल चुका है और इसी के साथ हमारी जो अक्टूबर क्रांति है वो खत्म हो जाती है। अक्टूबर 1917 की क्रांति खत्म हो जाती है। अब इस अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद क्या होता है, कौन कौन से बैंक राष्ट्रीयकृत होंगे, कौन राज करेगा, कैसे समाजवाद का समाज बनेगा, ये जो सारे सवाल हैं ये हमारे आने वाले वीडियोस में आएंगे। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अक्टूबर के बाद क्या बदला। ठीक है, पहले फरवरी के बाद क्या हुआ वो हमने जान लिया, और फिर अक्टूबर के बाद अब क्या बदलता है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर इसी के साथ कंप्लीट होता है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आपको इन स्टोरी को समझने में मजा आ रहा है, आपको विश्व को जानने में मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है सामाजिक विज्ञान में, तो वो भी आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।